प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 भूगोल के चैप्टर 3 के तीसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हैं। आशा और उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार और विश्वास कायम रहेगा। चलते हैं, आज का टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 भूगोल का चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है अपवाह यानी कि ड्रेनेज, जिसमें हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, इन दोनों के बारे में डिटेल डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टाइप के अपवाह के तरफ यानी कि ड्रेनेज के तरफ। और थर्ड टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम जो है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका? झील का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेक्स। झील यानी कि लेक्स। तो हमने आज के टॉपिक का हेडिंग दिया है झीलें यानी कि लेक्स। अंडरलाइन करके हमने लिखा है भारत में भी अनेक झीलें हैं। ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में पृथक है। अधिकांश झीलें अस्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारत देश में अनेक झीलें हैं। भारत देश में पाए जाने वाले जितनी भी झीलें हैं वो एक दूसरे से आकार यानी कि स्ट्रक्चर और लक्षण में पृथक, मतलब अलग अलग। अधिकांश झीलें अस्थायी होती है, मतलब जिसमें हमेशा पानी रहती है, तथा कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी देखने को मिलता है। जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झील। भारत में कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के कारण हुआ है। भारत में कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के कारण हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखूर झील का निर्माण करती है। जहाँ याद रखना है, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखूर झील का निर्माण करती है। स्पिट एवं बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है। स्पिट एवं बार यानी कि रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील एवं कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है, मतलब सीजनल होती है। जैसे राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण झील मतलब नमकीन पानी वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो राजस्थान के एक ऐसे झील का नाम बताएं जिनका प्रयोग नमक बनाने में किया जाता है। आंसर क्या देंगे? सांभर झील। चलते हैं, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। मीठे पानी की ज़्यादातर झीलें हिमालय क्षेत्र में। मीठे पानी की ज़्यादातर झीलें हिमालय क्षेत्र में है।
ये मुख्य रूप से हिमानी यानी कि बर्फ द्वारा निर्मित। जहाँ याद रखना है, मीठे पानी की ज़्यादातर झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्य रूप से हिमानी यानी कि बर्फ द्वारा निर्मित। अन्य शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने कई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने के कारण भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। याद रखना है। अन्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये तब बनी जब हिमानियों ने कई द्रोणी गहरी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने के कारण भर गई या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए। इसके विपरीत जम्मू एवं कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी। जहाँ याद रखना है, जम्मू एवं कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, जो भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? क्या बोलेंगे? वुलर झील, जो किस स्टेट में है? जम्मू कश्मीर। चलते हैं, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ प्रमुख मीठे पानी की झील। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ प्रमुख मीठे पानी की झीलें। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह सागर भाखड़ा नांगल परियोजना। मैंने बोला जल विद्युत उत्पादन के लिए भी नदियों को बांधा जाता है और वहाँ झील का निर्माण होता है। उसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है गुरु गोविंद सिंह सागर, जो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई। झीलें मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। झीलें मतलब झील मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकने का कार्य करती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन करने में भी किया जा सकता है। ये अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाता है। ये मैंने झीलों का सामान्य जीवन पर मतलब मनुष्य के लिए क्या लाभ है इसके बारे में चलते हैं, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने लिखा है जलीय परितंत्र को संतुलित बनाए रखती है। झीलें जलीय परितंत्र मतलब जो हमारा जल वाला सिस्टम है उसको संतुलित बनाए रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को प्रोत्साहन देती है तथा हमारा मनोरंजन भी करती है। जी हाँ, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को प्रोत्साहन देती है और हमारा मनोरंजन भी करती है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जो बड़े आकार वाली झीलों को सागर कहा जाता है। बड़े आकार वाले झीलों को सागर कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर इत्यादि। जी हाँ, याद रखिएगा, बड़े आकार वाले झीलों को सागर कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर, अरल सागर इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिखिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बराबर आता है। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी। हमने अंडरलाइन करके लिखा है, पूरे मानव इतिहास में नदियों का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पूरे मानव इतिहास में नदियों का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नदियों का जल मूल रूप से प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों हेतु अनिवार्य है। नदियों का जल मूल रूप से एक प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों हेतु अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अब जितने भी बड़े बड़े शहर देखेंगे, औद्योगिक शहर देखेंगे, सारे शहर नदी, किसी न किसी नदी के किनारे। यही बात हमने लिखा है, प्राचीन काल से ही आदिवासियों को नदियां अपनी ओर आकर्षित करती। ये गांव अब बड़े शहरों का रूप धारण कर चुके। भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत जैसे देश के लिए, जहां की अधिकांश जनसंख्या जीविकोपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नीचे हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके ब्रैकेट के अंदर लिखा है, जिसको न सिर्फ क्लास 9 और 10 के बच्चे बल्कि कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी ध्यान रखा जाए। हमने हेडिंग दिया है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, यानी कि NRCP, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी कि NRCP। हमने अंडरलाइन करके लिखा है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का श्री गणेश 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। याद रखना है, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का श्री गणेश मतलब शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य विस्तार योजना का विस्तार किया। सन 1995 में नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रधान स्रोत है। NRCP का मुख्य उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ NRCP टू keep water pollution free and improve its quality.
एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।